Hello, all. I hope you all are doing well. So, today, this is my third lecture on ancient India, history of ancient India to be precise. तो आज हम पढ़ रहे हैं वन ऑफ माई वेरी फेवरेट टॉपिक्स दैट इज IVC, Indus Valley Civilization. Okay. And about this topic is one of the most important topics for any of the exams in the entire ancient India. किसी और टॉपिक से आपको क्वेश्चन आए ना आए, बट इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट हर बार आ ही जाता है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का खुद का ही एक बहुत बड़ा रेलेवेंस है हमारी इंडियन हिस्ट्री में. लेट्स जस्ट बिगिन. इंडस वैली सिविलाइजेशन. और वी कॉल इट एज हड़प्पन कल्चर, और शॉर्ट में हम इसको यूज़ करेंगे एज IVC, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन. नाउ वाई डू वी नेम्ड इट एज इंडस वैली सिविलाइजेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो हमारी रिवर है इंडस, तो ये ऑलमोस्ट जो रिवर इंडस है उसके आसपास के एरिया में थी, इसलिए इट गॉट इट्स नेम इंडस वैली, नियर द वैली ऑफ इंडस. Now civilization, what exactly is a civilization? तो civilization का क्या मतलब है? Civilization refers to a group of objects, कोई भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो डिस्टिंक्टिव हो स्टाइल में, मतलब उनका खुद का एक स्टाइल हो. ओके, डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल एंड दे आर यूजली फाउंड इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल स्पेस. किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मिल रहे हैं, उनका खुद का कोई पर्टिकुलर स्टाइल है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो उसको हम क्या रेफर करते हैं? सिविलाइजेशन. ओके, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल यूजली फाउंड टुगेदर in a geographical area and a period of time. Now ये सिविलाइजेशन किस तरीके से बन गई? ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स क्या हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं? तो वो क्या हैं? इनकी सील्स हैं, बीड्स हैं, वेट्स हैं, स्टोन ब्लेड्स हैं, ठीक है, बेक्ड ब्रिक्स हैं जिनका एक पर्टिकुलर साइज था जो 4x4x2 के रेशियो में थी. ठीक है, तो ये सब जितने भी ये ऑब्जेक्ट्स हैं ये किसके साथ डिस्टिंक्ट थे? सिर्फ और सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ. एक पर्टिकुलर एरिया में ये सब मिली और एक पर्टिकुलर टाइम तक मिली. तो जिस टाइम पीरियड तक हमें ये मिल रही थी, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हमें मिल रहे थे, उसी के बेसिस पे हमने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको डिवाइड भी किया है. अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्ली फेज, मिडिल फेज, और या फिर जिसको मैच्योर हड़प्पन कल्चर बोलते हैं, और तीसरा आ गया लेट हड़प्पन कल्चर. ओके, तो ये तो हमने अभी तक इतना पढ़ा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी को हमने फर्दर डिफाइन किया. नाउ अब हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में. आई एम श्योर कि आप सबको भी इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा. तो बिगिनिंग इसकी कहाँ से होती है? बिगिनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके, नाउ देयर वॉज अ ब्रेक बिटवीन अर्ली एंड मेच्योर हड़प्पन कल्चर. वो उनको कैसे पता चला, जो हम जिस बिगनिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, कि जो अर्ली हड़प्पन साइट्स थी कुछ, वहाँ पे कुछ बर्न साइट्स मिली, जिससे पता चला कि यहाँ से लोगों ने क्या कर लिया है, शिफ्ट कर लिया है और वो नई जगह पे मूव हो गए हैं. तो इसलिए
जो बिगनिंग है वो हमारी वो शिफ्ट से जो अर्ली हड़प्पन साइट्स थी उनसे शिफ्ट होके जो मेच्योर हड़प्पन साइट्स हैं वहाँ पे आए हैं, वहाँ से बेसिकली ये स्टार्ट हो रहा है। जो हमारी अर्ली हड़प्पन साइट्स है उनमें हमें बहुत कुछ खास चीज़ें नहीं मिली हैं, तो जो मेच्योर हड़प्पन साइट्स थी वहाँ पे काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई थी और हमारा जो मेन फोकस है वो वहीं पे रहेगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि उन लोगों का सर्वाइवल क्या रहा होगा। ठीक है, दिस इज़ एज पर मी, कि मुझे लगता है कि ये सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका सर्वाइवल ही नहीं हो रहा है तो आप लोग एग्जिस्ट ही नहीं करोगे, आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ रहेगी ही नहीं। तो सबसे पहले हम इनकी सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज देखते हैं। ठीक है, बिगिनिंग हमने देखा ब्रेक फ्रॉम अर्ली हड़प्पन साइट्स to matured Harappan sites. And these were characterized by burning of early Harappan sites. ठीक है, तो वहाँ पे इनको बर्न ये साइट्स मिली जिससे इनको पता चल गया कि यहाँ से मूवमेंट हुई है उसके बाद, और वो फर्दर थोड़े दूसरी जगह पे जाकर सेटल हुए हैं विद इन द सेम एरिया। अगर ये लोग एरिया चेंज कर लेते, इन द सेंस कि अगर अभी ये नॉर्दर्न एरिया में थे, नॉर्दर्न एरिया में ये पूरे सदर्न एरिया में चले जाते तो फिर ये सिविलाइजेशन ही चेंज हो जाती। बट सिंस ये सेम एरिया में है और कुछ सेम ऑब्जेक्ट्स इनको अर्ली और मैच्योर हड़प्पन साइट्स जो है वहाँ पे मिल रहे हैं, इसलिए इसको भी उसी सेम सिविलाइजेशन में हमने डाला। ओके, तो सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज, व्हाट वर देयर सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज, क्या क्या वो कंज्यूम करते थे, किस तरीके से कंज्यूम करते थे। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट्स ने क्या किया है, आर्कियोलॉजिस्ट ने उनकी जो डाइटरी प्रैक्टिसेस थी उनको जो है उन लोगों ने वापस से रिवाइव किया है, रिकंस्ट्रक्ट किया है। किससे, जो भी उनको ग्रेन्स और सीड्स मिले थे उनको, उससे उन्होंने क्या किया, उस पर रिसर्च की, उन्होंने देखा तो कितने साल पुराना है, कौन कौन से सीड्स हैं, क्या क्या है, उससे उनको अंदाज़ा मिला। साथ में ही जो उनको बोन्स मिली उन सब चीज़ों से मिला। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्ली जो या हमारा जो आईवीसी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें ग्रेन्स जो हैं वो कौन कौन से यूज़ हो रहे थे। तो हम देख रहे हैं कि वो लोग क्या खाते थे, आज हम क्या खाते हैं और उस वक्त वो क्या खाते थे। तो हम रिलेट भी कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारी सिमिलर थी या कुछ ऐसा था कि क्या वो अलग खाते थे कुछ। ठीक है, तो ग्रेन्स में वीट, बार्ले, लेंटिल एंड चिकपी, ये जो मेन ग्रेन्स हैं, ये इनका जो है रिकंस्ट्रक्ट किया गया है कि जो आईवीसी के लोग थे वो ग्रेन्स में से ये ग्रेन्स जो है कंज्यूम करते थे। वो कौन कौन से हैं, वीट, बार्ली, लेंटिल एंड चिकपी। देन नेक्स्ट कम्स मिलेट्स। तो मिलेट्स में क्या क्या है, राइस जो है वो रेयर है और सबसे ज़्यादा मिलेट्स जो हैं वो कहाँ पे कंज्यूम हो रहे थे, गुजरात में। तो मिलेट्स जो हैं दीज वर कंज्यूम्ड मोस्टली इन गुजरात, बट राइस वॉज स्केयर्स, मतलब हर जगह जो है वो राइस नहीं मिली है, किसी एक दो जगह जो है इनको राइस के हस्क मिले हैं कुछ, तो राइस इज़ रेयर। बाकी जो मिलेट्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं पर्टिकुलरली इन गुजरात। ओके, अब एनिमल बोन्स कौन कौन से मिले हैं जिससे हमें पता चलेगा कि कुछ डोमेस्टिकेटेड हैं, कौन से वो जो कंज्यूम कर रहे हैं या क्या हिसाब है। तो एनिमल्स हम देख लेते हैं कौन कौन से थे आईवीसी में। इस पे भी जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो सीधा बन जाता है कि ये पर्टिकुलर जो है फूड ग्रेन्स यूज़ हो रहे थे, मैच करो इसको या पिक द ऑड वन आउट एंड सच थिंग्स। ओके, तो एनिमल्स में एनिमल बोन्स, हमें ये तो नहीं पता एग्जैक्टली, हम पीछे जाके नहीं बता सकते कि कौन कौन से एनिमल्स थे, बट जिन जिन एनिमल्स की बोन्स मिली हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिमेन्स हम ये बता सकते हैं कि उस वक्त कौन कौन से एनिमल्स थे। तो कैटल वॉज फाउंड, sheep, goat, buffalo and pig. These were the domesticated animals.
अब वो इनको कंज्यूम भी करते होंगे और अपने यूज़ के लिए भी वो रखते होंगे, बट दीज वर द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। नाउ द वाइल्ड एनिमल्स जो उस टाइम में मिले हैं, दोज वर बोर, डियर एंड घड़ियाल। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो फैक्चुअल हैं, जो आपको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि एनिमल से आई रिमेंबर मैंने भी एक एग्ज़ाम दिया है जिसमें ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, एंड दैट वाज रिलेटेड टू काउ, एंड काउ वाज नॉट फाउंड इन आईवीसी। तो ऐसे कंफ्यूज करके वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दैट काउ एंड आयरन वर नेवर प्रेजेंट इन दिस वैली सिविलाइजेशन, इन आईवीसी, इन हड़प्पन कल्चर। ओके, नाउ बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल वर ऑल्सो फाउंड, जिससे पता चलता है कि वो सी फूड भी कंज्यूम करते थे। ठीक है, बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल, ऑल क्लियर। नाउ इससे तो हमने ये देख लिया कि क्या क्या वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं अपने सबसिस्टेंस के लिए, वो किस तरीके से चला रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ऑल दैट। नाउ नेक्स्ट कम्स द एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। अब जो ये मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ, ये उस सीक्वेंस में बता रही हूँ जिस तरीके से ये एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, पूरा अगर एक ओवरव्यू है वो भी मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर सकती हूँ, बट ये मैं प्रॉपर उसी सीक्वेंस में आपको बता रही हूँ जिस सीक्वेंस में एनसीईआरटी में ये दिया गया है। ऑल राइट, तो उसके बाद एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या क्या थी, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजीज। बुल जो है वो यूज होता था इनके टाइम में, बुल जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट भी था। ये हमें कैसे पता चला है, बुल की जो इमेजेस हैं वो काफ़ी सारी सील्स पे मिली हैं। तो अगर सील्स पे बुल बना था, दैट मीन्स कि बुल वॉज नोन टू द पीपल ऑफ आईवीसी, एंड इट वॉज ऑल्सो यूज्ड इन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी और practices. Okay, bull was known. Oxen were used for plowing. तो अप टू मॉडर्न टाइम्स ऑल्सो अभी भी हम देखते हैं कि रूरल एरियाज में जहाँ पे ट्रैक्टर्स नहीं पहुँच पाते हैं, तो वहाँ पे अभी भी जो है ऑक्सन जो है उसको यूज़ किया जाता है। किसके लिए? प्लोइंग के लिए। ओके, अब हमें कैसे पता चला कि प्लो यूज़ होती थी? क्योंकि जो प्लो है उसके टेराकोटा मॉडल्स जो हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिले हैं। तो कहाँ पे मिले हैं? ये अगेन एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। टेराकोटा मॉडल्स कहाँ पे मिले हैं? चोलिस्तान में एंड बानावली में। इन सारी की सारी साइट्स का जो मैप है वो मैं बाद में आपके साथ शेयर करूंगी, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन सी साइट्स कहाँ पे एग्जैक्टली जो हैं प्रेजेंट थी। ओके, प्लोड फील्ड जो है वो कहाँ पे मिला है? कालीबांगन में। कालीबांगन में बुल जो है वो आईवीसी के लोगों को पता था, वो हमें इसलिए पता चला है कि सील्स पे बना था। ऑक्सिन जो है वो यूज़ होता था प्लो करने के लिए, फील्ड्स को प्लो करने के लिए। और प्लो यूज़ होता था, ये हमें कैसे मिला है, पता चला है क्योंकि प्लो जो है उसके टेराकोटा मॉडल्स बने हुए हैं, मतलब कि उसको मिट्टी से उन लोगों ने बना के रखा हुआ था। ऑब्वियस सी बात है, उसको यूज़ करते थे इसीलिए बनाते थे। ठीक है, तो ये जो मॉडल्स हैं ये हमें कई साइट्स पे मिले हैं, जैसे कि चोलिस्तान और बनावली। और जो प्लोड फील्ड हैं वो हमें मिले कहाँ पे हैं? कालीबांगन में मिले हैं। ठीक है, और जो 2 क्रॉप सिस्टम है वो यहाँ पे यूज़ होता था। ठीक है, कि ये अलग अलग क्रॉप्स जो हैं वो लगा रहे हैं एक फील्ड में। कैसे पता चला है? क्योंकि प्लोड फील्ड्स विद
राइट एंगल्ड फरोज जो हैं ये हमें कालीबांगल में ही मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक टाइम पे अलग अलग क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करते थे। एक ही फील्ड में राइट एंगल्ड फरोज हैं जिनके बीच में पॉसिबली अलग अलग क्रॉप्स जो हैं वो लगाए जाते थे। तो ये हो गया हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। वी लर्न अबाउट द सबसिस्टेंस नॉलेज ऑफ द आईवीसी, देन वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय द आईवीसी. Again, one more thing which is important is, which I left out but I'll cover it, is irrigation. ठीक है, तो जो कैनाल्स थे वो वाइडली इनको नहीं मिले हैं। क्यों कैनाल्स वाइडली नहीं मिले हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो आईवीसी है ये सेमी एरिड एरियाज़ में थी, तो जहाँ पे कैनाल्स का होना उतना ज़्यादा जो है वो नहीं मिलते हैं हमें कैनाल्स। तो कैनाल्स जो हैं वो शॉटगाई में मिले हैं इनको। शॉटगाई इज़ साइट इन अफ़गानिस्तान। बाकी जगह पे जो है वेल्स जो हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट थी पूरे के पूरे आईवीसी में। तो ये अपनी इरिगेशन के लिए किसका यूज़ करते थे? वेल्स वर यूज्ड फॉर इरिगेशन। अराउंड आई गेस 500 वेल्स जो हैं ये इनको मिली हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया से। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है किस पर्टिकुलर एरिया से, बट एक किसी एरिया से इनको अराउंड 500 वेल्स जो हैं वो मिली थी। इनफैक्ट ऐसा है कि जब हम मोहनजोदाड़ो पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऑलमोस्ट हर घर में अपनी वेल थी। तो यहाँ पे वेल्स का जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ जो है वो हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हम इनकी जो प्लांट सिटी है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के साथ वी आर डन नाउ। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और साथ में इंटरेस्टिंग भी है कि आज से इतने साल पहले इतनी डेवलप्ड सिटीज़ जो हैं वो भी एग्जिस्ट करती थी। मोहनजोदारो इज़ वन ऑफ देम। मोहनजोदारो इज़ वन ऑफ द वास्ट सिटीज़ ऑफ आईवीसी। मोहनजोदारो means the heap of the dead. Okay, in Sindhi. Interestingly, लोथल जो एक और साइट है, डॉकयार्ड साइट है इन गुजरात, उसका भी सेम मीनिंग है। ओके, हीप ऑफ द डेड। कमिंग बैक टू द प्लान सिटी मोहनजोदारो। नाउ मोहनजोदारो जो है ये एक प्लान सिटी थी जिसमें एक सिटाडल था, मतलब आप कह सकते हैं कि एक रॉयल एरिया था सिटाडल। ठीक है, और ये जो सिटाडल था ये एक हाइट पे बनाया गया था, एक ब्रिक प्लेटफॉर्म था उसके ऊपर बनाया था। मतलब इसको पहले रेज किया है एक प्लेटफॉर्म पे, ब्रिक प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद जो है उसको पूरे का पूरा वॉल्ट किया है और उसको फिजिकली इन्होंने सेपरेट भी किया है। सो बेसिकली मोहनजोदारो में देयर वॉज अपर टाउन एंड लोअर टाउन। तो जो लोअर टाउन था दैट वाज फॉर कॉमन मासेस, जो भी कॉमन लोग हैं उनके लिए था, फॉर कॉमन मासेस। एंड द अपर टाउन वाज काइंड ऑफ रॉयल एज इट वाज फाउंड। अपर टाउन वाज नोन एज सिटाडेल। तो ये आप ऐसे कह सकते हैं कुछ ऐसे ब्रिक्ड प्लेटफॉर्म था ये, उसके ऊपर इन लोगों ने इसको पूरा वॉल्ट किया हुआ था, और जो हमारा लोअर टाउन है इससे ये पूरा अलग था, फिजिकली इसको सेपरेट किया गया था। ठीक है, यहाँ पे जो है कुछ इनको बिल्डिंग्स मिली हैं जिसमें ग्रेनरीज और ग्रेट बाथ जो है वो मोस्ट फेमस है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ग्रेनरीज जो है वो बेसिकली फूड स्टोरेज के लिए, जितना भी एक्सेस फूड जो है वो पूरे का पूरा यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है तो वो सब आकर ग्रेनरीज में स्टोर होता था। एंड ग्रेट बाथ जो है इसको रिचुअल बाथ की तरह ये यूज़ करते थे। मे बी कोई रिचुअल होता होगा इनका, सैक्रेड बाथ जो है वो था इनका। नाउ कमिंग टू द लोअर टाउन।
जो इनका लोअर टाउन था वो भी कुछ ऐसा वैसा लोअर टाउन नहीं था, दैट वाज आल्सो वेल डेवलप्ड एंड वेल प्लान्ड। मोहनजोदारो वाज अ प्लान्ड सिटी। इतने सालों पहले जो सिटी बनी है दैट वाज अ कंप्लीटली प्लान सिटी। इमेजिन दैट। अभी हम लोअर टाउन का स्ट्रक्चर देखेंगे। ऑलराइट, सो जो ये लोअर टाउन है इसमें सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया है, पूरे के पूरे ड्रेन्स बिछाए हैं। ठीक है, मान लो इफ दिस इज द लोअर टाउन, आई एम जस्ट यूजिंग दिस फॉर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहां पे इन लोगों ने पहले क्या किया है, ड्रेन्स निकाले हैं। अब जो इनके ड्रेन्स थे वो भी एक बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी से इन लोगों ने ड्रेन्स जो है वो बनाए थे। ठीक है, वो डीप थे, उनकी क्लीनिंग किस तरीके से होती थी, जो है एक्सेस वाटर सीपेज ना हो जाए कहीं से। जैसे आज हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम आती है ड्रेनेज की वजह से, वो सब प्रॉब्लम्स उनके टाइम में नहीं होती थी। ठीक है, तो पिट होल्स बने हुए थे, मैन होल्स हर जगह बने हुए थे क्लीनिंग के लिए कि कहीं पे कोई परेशानी ना हो जाए। तो सबसे पहले वो ड्रेनेज बिछाते थे। उसके बाद जो रोड्स हैं वो राइट एंगल में थी। ठीक है, रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड एट 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो मान लो ये रोड्स हैं और यहाँ से ये रोड्स जा रही हैं, और उसके बाद इनके जो हाउसेस हैं वो यहाँ यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। इन द सेंस कि हर एक घर जो है वो मेन ड्रेनेज के साथ जो है वो कनेक्टेड होगा। तो ड्रेनेज प्रॉब्लम जो है वो इनकी नहीं हो रही थी, और रोड्स भी जो है इनकी वो 90 डिग्री एंगल पे कट कर रही थी, मतलब कनेक्टिविटी भी इनके पास पूरी की पूरी थी। ठीक है, नाउ ऑल दिस बिल्डिंग एक्टिविटी जो है ये एक फिक्स्ड एरिया में थी। ऑल बिल्डिंग activity was done in फिक्स्ड एरिया। ठीक है, ब्रिक्स जो थी इनकी, ये नहीं है कि एक ब्रिक छोटी है एक ब्रिक बड़ी है। ठीक है, ब्रिक्स जो थी इनकी स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो की थी। ठीक है, ब्रिक्स वर ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ जो थी उनकी 4x4 थी। ठीक है, तो LBH जो है वो ये थी, और जो हाइट थी वो 2 टाइम्स थी। तो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो था जो थ्रू आउट इनको यहाँ पे मिला है। हर एक घर में इसी साइज की जो है वो ब्रिक्स यूज हुई थी। ना सिर्फ ब्रिक्स जो हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो की थी, उसके साथ साथ जो इनकी ब्रिक्स थी वो बर्न्ड ब्रिक्स यूज हुई थी। बर्न्ड ब्रिक्स वर यूज्ड। अगर अनबर्न्ट ब्रिक्स होती तो शायद वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो बर्न्ट ब्रिक्स इन्होंने किसके लिए यूज की हैं, स्ट्रेंथ के लिए यूज की हैं। ठीक है, रोड्स एंड हाउसेस जो हैं वो इनके ग्रिड पैटर्न में थे। ठीक है, तो नाउ कमिंग टू डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, इनके जो घरों का आर्किटेक्चर था वो कैसा था। ठीक है, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, इतना जो हमने पढ़ा है प्लान सिटी के लिए, उसके पूरे सिटी का वो आई थिंक वो सफिशेंट है। अब हम इनके डोमेस्टिक आर्किटेक्चर का मेन देख लेते हैं। जो इनके घर थे दे वर सेंटर्ड ऑन अ कोर्टयार्ड। ओके, सेंटर्ड ऑन कोर्टयार्ड, मतलब इनका घर जो है वो पूरे का पूरा आंगन में सेंटर्ड था। इनका आंगन जो है वो मेन पार्ट था। ठीक है, देन नो विंडोज इन वॉल्स अलाउंग ग्राउंड लेवल, तो मतलब जो रोड की तरफ जो इनकी वॉल्स थी वहाँ पे कोई भी विंडोज जो है नहीं थी। व्हाट डज दैट रिप्रेजेंट, दैट रिप्रेजेंट्स द लेवल ऑफ प्राइवेसी। ठीक है, नो वॉल्स, सॉरी, नो विंडोज
ऑन द वॉल्स ऑन ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल यहाँ पे इसलिए भी हम यूज़ कर रहे हैं कि ग्राउंड लेवल इनकी जो है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स भी थी। क्यों, ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि कहीं पे जो है वो इनको स्टेयर्स जो हैं उनके रिमेन्स मिले हैं। तो स्टेयर्स अगर जा रहे हैं ऊपर तो जाहिर सी बात है कि डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरीड बिल्डिंग्स भी जो हैं वो आईवीसी में प्रेजेंट थी। ठीक है, तो विंडोज़ जो ग्राउंड लेवल पे कोई भी विंडोज़ नहीं थी, स्पेशली ऑन द रोड साइड। ओके, हर एक घर का अपना वॉशरूम था। एवरी हाउस हैड इट्स ओन वॉशरूम, और वी कैन से बाथरूम। ओके, मैनी हाउसेस हैड वेल्स। एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि आईवीसी में वेल्स का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था। और यहाँ पे लोअर टाउन में काफ़ी सारे हाउसेस जो थे उनके पास खुद की वेल्स थी। ठीक है, वेल्स इन मैनी हाउसेस। डबल स्टोरीड का हमें एविडेंस मिला है। इसके साथ साथ जो इनका मेन डोर था ना, वो डोर इस तरीके से इन लोगों ने बनाया था, अगेन कमिंग टू प्राइवेसी, कि जब आप घर के अंदर घुसोगे तो आपकी नज़र डायरेक्ट अदर रूम्स में नहीं पड़ेगी और ना ही जो है डायरेक्टली कोर्टयार्ड में पड़ेगी। आप फर्स्ट एक गैलरी में जाओगे, फिर वहाँ से आप कोर्टयार्ड में रीच कर सकते हो। मतलब कोई भी अगर बाहर से आ रहा है, अननोन कोई पर्सन आ रहा है, तो वो नहीं देख सकता है कि घर के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा जो है ख्याल रखा था इन्होंने डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में। दिस वाज ऑल अबाउट द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। अब थोड़ा सा जो है हम सिटाडेल को देख लेते हैं। इस वीडियो को जो है मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी क्योंकि ये काफ़ी बड़ी हो गई है। सिटाडेल, सिटाडेल जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, सिटाडेल वॉज द अपर टाउन। यहाँ पे स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए इट वाज यूज्ड, स्पेशल पब्लिक पर्पसेस। ठीक है, तो सिटाडेल में जो है पहले तो वेयर हाउस था। ठीक है, ओनली लोअर ब्रिक पोर्शंस रिमेन्ड, अपर वुड पोर्शन जो है वो डीके हो गई थी बहुत पहले। तो जो वेयर हाउस था इनका, ठीक है, जो हमारा वेयर हाउस है, तो वेयर हाउस में एक अपर वुडन पोर्शन भी था, लेकिन वुडन पोर्शन जो है वो डीके हो गया। ओनली ब्रिक पोर्शन रिमेन्ड, ब्रिक पोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आता है हमारा ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ, इसका जो आर्किटेक्चर है थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं और उसी के साथ हम अपनी वीडियो जो है ख़त्म कर देंगे। ग्रेट बाथ जो है वो क्या था? एक रेक्टेंगुलर टैंक था इन अ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय कॉरिडोर ऑन ऑल 4 साइड्स। ठीक है, तो मान लो ये आपका ग्रेट बाथ है। ठीक है, तो यहाँ पे चारों की चारों तरफ जो है कोर्टयार्ड इन लोगों ने बना के रखे थे। ठीक है, चारों की चारों तरफ इन्होंने वरांडा, आंगन जो भी आप कह सकते हो, वो इन लोगों ने निकाल के रखे थे। ठीक है, 2 फ्लाइट ऑफ स्टेप्स थी, मतलब 2 जो है पेयर ऑफ स्टेयर्स जो है वो इन लोगों ने बना के रखी थी, नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में, जो टैंक में लेके जाती थी। ठीक है, तो मतलब ये यहाँ से स्टेयर्स जो हैं ये यहाँ से भी आ रही है और यहाँ से भी आ रही हैं। ठीक है, ये कहाँ पे ले जा रही थी? वाटर टैंक में ले जा रही थी। तो इसका जो है रिचुअल बाथ के लिए वो यूज़ होता था। ये हम लोगों ने जो है वो एक कह सकते हैं कि मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने डिड्यूस किया है, ठीक है, डिडक्ट किया है इस पूरे के पूरे अपने फाइंडिंग्स के बाद कि ये रिचुअल बाथ जो है उसके लिए यूज़ होता था। नॉर्थ और साउथ में जो है इनके स्टेप्स थे। ठीक है, टैंक जो है वो वाटर टाइट था। ठीक है, ये क्या था? वाटर टाइट था पूरे का पूरा टैंक। ये हमें कैसे पता चला? यहाँ पे जिप्सम जो है वो यूज़ हुआ है, क्योंकि जिप्सम यूज़ हुआ है। ओके, एंड उसके साथ साथ क्या है, साइड में क्या लगी हैं? ब्रिक्स लगी हैं, ब्रिक्स ऑन साइड, सो दैट वाटर जो है वो अंडरग्राउंड लेवल में जो है एस्केप ना कर सके। ये क्या है? वाटर टाइट है था, और साथ में बाहर से गंदा पानी जो है वो भी टैंक में एंटर ना कर सके। ये भी जो है ध्यान में रख के उसको वाटर टाइट बनाया होगा। ठीक है, अब 3 साइड में क्या थे? रूम्स थे। ठीक है,
देयर वर रूम्स ऑन 3 साइड्स। तो ये जो रूम्स हैं इन्होंने क्यों बनाए होंगे? चेंजिंग रूम्स के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर वो ग्रेट बात है तो लोग वहाँ पे नहाने के लिए आ रहे हैं, तो उसके बाद चेंजिंग रूम्स जो हैं वो इन्होंने बनाए थे। 3 साइड में देयर वर चेंजिंग रूम्स, और एक चेंजिंग रूम में साथ में वेल भी थी। ओके, वन हैड अ वेल, इन रूम्स में से वन हैड अ वेल। 3 रूम्स थे, 3 में से एक के साथ जो है वेल था, ठीक है। और उसके बाद ये जो टैंक का वाटर था ये एक ह्यूज ड्रेन में वापस से लीड करता था। अब टैंक में पानी है तो वो कहीं से निकलता भी होगा, नया पानी आता होगा, तो वो जो पानी निकल रहा था वो एक बड़े से ड्रेन में निकल रहा था। तो एवरीथिंग वॉज वेल प्लान्ड इन सच एन अमेजिंग मैनर कि अगर हम आज भी सोचें कि आज प्रेजेंट डे में भी हमें इस तरीके का आर्किटेक्चर जो है वो देखने को नहीं मिलता। इतने सालों के बाद भी ये सब चीज़ें सस्टेन रही, हमने इन सब चीज़ों को फाइंड किया, हमें पता चला। तो क्या है कि इनफैक्ट जब हम अपनी आज़ादी की लड़ाई भी लड़ रहे थे उसी टाइम पे जो है, उसी टाइम में इसकी डिस्कवरी भी हुई, तो हमारे लोगों को एक बहुत बड़ा इम्पेटस मिल गया। क्योंकि जो अंग्रेज़ हैं, यूरोपियंस, दे वर ऑलवेज ऑफ द थॉट दैट कि इंडियंस जो हैं वो सिर्फ बैकवर्ड हैं, उनको कुछ नहीं पता है, दे डोंट हैव एनी मैनर्स, नथिंग। तो अब जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी होती है, ये एक ग्लोरी थी इंडिया के पास्ट में, ग्लोरी इन इंडियन हिस्ट्री, जहाँ पे इतनी बेहतरीन जो सिविलाइजेशन है विद सच मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी। तो इससे क्या मिला कि हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं या जितने भी लोग हैं उस वक्त इंडिया में जो थे, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उन सबको एक बहुत बड़ा एनकरेजमेंट मिला कि हम लोग सिर्फ पिछड़े हुए नहीं हैं, हम लोग बैकवर्ड नहीं हैं, हम लोगों का एक बहुत ब्राइट जो है पास्ट रह चुका है। इसी के साथ आज की वीडियो जो है वो मैं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 ऑफ द IVC हम रिमेनिंग चीज़ें जो हैं वो जो है सब कंप्लीट करेंगे। इनका ट्रेड जो है वो किस किस के साथ ट्रेड होता था, इनकी जो बरियल प्रैक्टिसेस थी वो क्या थी, रिलीजन के बारे में, एंड एवरीथिंग व्हिच इज़ लेफ्ट। और लास्ट में ब्रीफली एक पूरे का पूरा जो IVC का है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच एंड हैव वेरी नाइस डे।